पहले बात इसी की, जो निकलता हुआ दिखता है या जो एग्जिट पोल है, पहली टिप्पणी आपकी एग्जिट पोल पर, खासकर बंगाल और तमिलनाडु से शुरू करूंगा, बाकी भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले इस पर सर। नहीं, केवल बंगाल और तमिलनाडु ही नहीं, जो एग्जिट पोल इस देश में होते रहे हैं उन सब के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दो को छोड़कर जो बताते हैं कि उनका सैंपल साइज क्या है और कितने जगह उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए, कितने लोगों से बातचीत की, बाकी सब तुकबंदी है। बाकी लोग कुछ डिटेल नहीं देते हैं और अपना उसके बाद तुक्का लगा देते हैं कि फला को इतनी सीट, फला को इतनी सीट। हमारे देश में एग्जिट पोल्स जो जो संस्थाएं करती हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमको लगता है कि एक रेगुलेटर अपॉइंट करना चाहिए, और जब तक कि वो रेगुलेटर सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये लोग सही काम करेंगे, तब तक उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वो चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद अपना एग्जिट पोल दिखाना शुरू करें। मैंने कहीं कहा था एक और प्रोग्राम में कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो एग्जिट पोल तक जिंदा रहती हैं। 3-4 दिन का जो वक्त है, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए 30 अप्रैल को, तो 1, 2, 3, तो 3-4 दिन तक ये चलता रहेगा, एग्जिट पोल में क्या आया नहीं आया, और 4 तारीख को सारा मामला साफ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि एग्जिट पोल पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। एग्जिट पोल टोटल बकवास है, और रेगुलेट हो या नहीं हो वो बात की बात है, सरकार की बात है, लेकिन हमको इंतजार करना चाहिए 4 तारीख का, जब एग्जैक्ट पोल के नतीजे सामने आएंगे हमारे, और उसमें फिर हम देखेंगे कि कौन कहाँ खड़ा है। तो जिनको खुश होना है एग्जिट पोल देखकर, वो खुश हो जाए। मैं आपको एक और बहुत रोचक उदाहरण देना चाहता हूँ प्लीज। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पटना में, तो कोई चुनाव हो रहा था, तो उसमें बैलेट, जो पोस्टल बैलेट है वो आया, और उस पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई। तो कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने जुलूस निकाल दिया कि हम जीत गए, हम जीत गए, पोस्टल बैलेट में जीत गए, और फिर जब पूरे नतीजे आए तो बुरी तरह भाजपा हार गई थी। तो ये मजाक चुनाव के साथ एक होता रहा है हमारे देश में, और इसलिए मैं कोई भी महत्व नहीं देना चाहता हूं इन एग्जिट पोल्स के, और आपके सारे दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि हम 4 तारीख का इंतजार करें, जिस दिन हमें सचमुच में पता चलेगा कि कौन दल कहाँ खड़ा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। राइट सर, राइट। हमने देखा है ये जो बहुत बार, और देश के बड़े जो अपने आप को बड़े दावे करने वाले लोग, और आपने देखा था कैसे वो 400 पार पे रोते हुए भी देखा हमने, वो गोदी मीडिया का एक जो एक्सेस माई इंडिया के, जो बोलने में कोई नहीं क्योंकि देश ने देखा था उसको, इसलिए बोल सकता हूं। अभी भी जो आ रहा है सर, ये कहीं कहीं जिस तरीके का है, हमने देखा जो अभी 6-7 जो आए हैं आधा दर्जन के आसपास, उसमें 5 ऐसे हैं जो बंगाल में तो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत दिला रहे हैं। आपको लगता है बंगाल में कुछ ऐसे हालात कहीं दिखते थे, कहीं हैं क्या? आप उसको आकलन आप करते रहे, आपने पहले भी टिप्पणी की है, इस पर भी एक टिप्पणी। देखिए, बंगाल के चुनाव के बारे में मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि ममता बनर्जी चौथी बार जीतकर आ रही है। अब एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेजॉरिटी उनके पक्ष में जाएगी, इसमें कहीं कोई शक मेरे मन में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में कांटों का संघर्ष है, ये है वो है। मेरा मानना ये है संजीव जी कि बंगाल का चुनाव जो टीएमसी है वो भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, वो लड़ रही थी व्यक्तिगत रूप से मोदी और शाह के खिलाफ जी। और चुनाव आयोग के खिलाफ। इन 3 लोगों के खिलाफ टीएमसी चुनाव लड़ रही थी, और ये जो बम्पर वोटिंग वहां पर हुई है, परसेंटेज टर्म्स में तो बम्पर लगता है, लेकिन शायद टोटल नंबर देखा जाए तो उतना बम्पर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छी वोटिंग हुई है। और उस वोटिंग का मतलब है लोगों के मन में गुस्सा,
बंगाल के लोगों में जो एसआईआर में धांधली हुई उसके खिलाफ गुस्सा, चुनाव आयोग के कार्यकाल प्रणाली के ऊपर गुस्सा, मोदी शाह ने जिस तरह जाके ममता का मजाक उड़ाया उसका गुस्सा, ये सारा गुस्सा जो है वो कारण है टर्नआउट का, जो कि हमने देखा परसेंटेज टर्म्स में जो लोग आए और जिन्होंने वोट दिया। और इसलिए अब ये जो एग्जिट पोल्स हैं वो कुछ भी बताएं, कांटों का टक्कर है, इस तरह का जो बम्पर वोटिंग होता है इसमें कांटों का टक्कर नहीं होता है, इसके नतीजे एक तरफा होते हैं। और एक तरफा नतीजे, मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ममता और टीएमसी के पक्ष में जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएंगे। सर एक चीज और भी है, देखिए ये पूरा जो चुनाव रहा है पहली बार ऐसा लगातार निकला, बंगाल में जो घेराबंदी हुई, आपने जो कहा, हमने देखा कि मोदी और शाही चुनाव रहा। मोदी जी ने ये कहा कि 294 सीटों पर मैं स्वयं लड़ रहा हूं, ये मानकर आप वोट करिए। ऐसे ही कर्नाटक में कहा था, ऐसे ही हिमाचल में कहा था, और पूरा उलट गया था मामला। लेकिन यहाँ जो अमित शाह जी का डेरा डालना, हमने देखा कि करीब 3 दर्जन के आसपास सभाएं, रोड शो, 2 दर्जन के आसपास प्रधानमंत्री जी की सभाएं, रोड शो, योगी आदित्यनाथ की 1 दर्जन इसके आसपास की सभाएं से ज्यादा सभाएं, और पूरा ताकत झोंक रही, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सब कुछ, और जो क्रिएशन होता है वह, तो ये जो ये सारा कुछ है, ये क्या एक जो नैरेटिव सेट करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लड़ रही थी ममता दीदी, ये आपने कहा, एसआईआर में हमने देखा ही देखा, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो हम बहुत बार हम ग्राउंड रियलिटी यशवंत सर हमने लगातार देखी, और क्या हुआ था बिहार में, या क्या हुआ महाराष्ट्र में, या क्या हुआ हरियाणा में, तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं जो एक पीछे के जो खेल होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कहीं हम लोग, जो आम जन शंका करता है, या जो उनके और चीजें हैं, या जो माइक्रो मैनेजमेंट, इसको कैसे कनेक्ट कुछ किया जा सकता है इसमें? जैसे 110 का आंकड़ा दे दिया था श्री अमित शाह साहब ने कि 110 फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में अब पुनः और अब प्रचंड बहुमत, और 200 तक के 150 तक के दावे हो रहे, और कुछ सर्वे जो आपने कहा जो फेक और सब कुछ है, हम एग्जैक्ट जाएंगे, कुछ तो कह रहे 178 से 208 तक। सब पर एक आपका समग्र जो विस्तृत आप प्रतिक्रिया कीजिएगा। देखिए, मैंने जाकर ये पता करने की कोशिश की कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 का पश्चिम बंगाल में, उस पर अमित शाह ने क्या क्लेम किया था। और मैं एक आंकड़ा आप देना चाहता हूँ। फर्स्ट फेज का, 3 फेज का चुनाव था, फर्स्ट फेज में कुछ 91-92 सीट्स के ऊपर चुनाव हुआ था, और अमित शाह ने ये कहा था फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद कि इसमें से 63 to 68 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वो तो देश के गृह मंत्री है ना, उनके पास सूचना तो बहुत स्रोतों से आती है, केवल उनके वर्कर ही नहीं बल्कि भारत सरकार के जो एजेंसीज हैं वो भी उनको बताती हैं। इसका मतलब कि सब कुछ जानते हुए वो झूठ बोल रहे थे। तो इसलिए अमित शाह क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, मोदी क्या कह रहे हैं, और मोदी की बात तो मैं ना करूं तो ही ठीक है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तो किसी न किसी बहाने जाकर वो चुनाव प्रचार करते हैं दूसरे राज्य में। इस बार कहाँ चले गए? सिक्किम चले गए, वहां जाके फुटबॉल, सिक्किम गए, उत्तर प्रदेश गए, सिक्किम भी गए, उत्तर प्रदेश में भी किया उन्होंने, और उसके बाद वहां सिक्किम में जाकर उन्होंने फुटबॉल खेला जी। वो ड्रेस वगैरह सारा उनका, जो उनकी जर्सी जो थी, तो उससे ही पता चलता है कि सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने किया। पहले से उनको पता था कि वो जाएंगे सिक्किम, पहले से पता था कि वो जाके वहाँ फुटबॉल खेलेंगे, पहले से उन्होंने जर्सी का इंतजाम करके रखा हुआ था, पहले से ये तय था कि गोल नहीं कर पाएंगे तो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो स्वयं फुटबॉल को उठा के गोल के अंदर डाल देंगे। तो ये सब कुछ पहले से प्लान था। और किस लिए था? इसलिए था क्योंकि बंगाल के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, और चुनाव के दिन ऐसा करके वो वहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तो मोरालिटी नाम की, नैतिकता नाम की तो चीज कोई बची नहीं है अब, और खास करके भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए ये सारे हथकंडे इन्होंने अप्लाई। 3 लाख कितने फौजी चले गए थे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस? 2,40,000, 2.5 लाख के लगभग का वो था, 2.5 लाख के लगभग, जबकि इससे थोड़ा ही ज्यादा पूरे लोकसभा के चुनाव जब होता है देश में तब लगते हैं। और तो अभी 60 दिन आगे रहेंगे, ऐसा अमित शाह ने कहा है, 60 दिन रखेंगे। ये तो कैसे? इसका मतलब कि जो नई सरकार चुन के आएगी उसकी कोई भूमिका नहीं है,
ये कौन होते हैं अमित शाह कहने वाले कि सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद और सरकार बनने के बाद? ये तो उस सरकार का फैसला होगा ना कि अमित शाह बैठ के फैसला करेंगे। और अमित शाह अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब यही है कि कोई भी सरकार बने राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा पश्चिम बंगाल में। ये क्या सही होगा? अगर ममता बनर्जी की सरकार बनती है, जैसा बनना तय है, तभी ये फोर्सेस लगा के रखेंगे। देखिए, एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बहुत गंभीरता के साथ, हमारे संविधान में राज्यों का जहां तक सवाल है तो दो प्रकार के शासन की व्यवस्था है। एक शासन होता है पॉपुलर, लोकप्रिय सरकार बनती है, वो शासन चलाती है, और दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। जी, यही दो है ना संविधान के अनुसार। ये तो नहीं है कि ये जो नया आ गया है कि इलेक्शन कमीशन का शासन, ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया कि चुनाव की घोषणा होने के बाद और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद राज्य में इलेक्शन कमीशन का शासन हो जाएगा? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उस समय मैं बिहार में आईएएस में था, बिहार के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव था। तो चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव की घोषणा होने के बाद राज्य सरकार ने चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस दोनों का ट्रांसफर कर दिया। तो हम लोगों के पास चुनाव आयोग से पत्र आया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने कैसे कर दिया बिना हमारी अनुमति के? तो हम लोगों ने उसका एक बहुत सीरियस उत्तर दिया, सारे कानून को बताते हुए कि आपका अथॉरिटी, चुनाव आयोग का अथॉरिटी कहां से शुरू होता है? जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। सीधे चुनाव में तो वही होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो जिसका मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उसके नीचे लोग जो सीधे चुनाव में भाग लेते हैं मतलब चुनाव कराते हैं। यस सर। तो ये कहां से आ गया चुनाव आयोग का जुरिस्डिक्शन की कौन पुलिस का डीजी बनेगा, कौन चीफ सेक्रेटरी बनेगा, कौन कहां रहेगा? ये अनावश्यक एक उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया है और सरकारें इनके सामने लाचार हो जाती हैं। मुझे लगता है कि एक समय आ गया है जबकि राजनीतिक दलों को मिल के इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का जो अनुचित प्रयास हुआ है उसको लिमिट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि मेरा बहुत विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है। इस पूरे चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही है वो खुद ही बहुत प्रश्न उठाने वाली थी, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्या? हमारे पास तो वही एक उपाय है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये कहें कि संविधान की धाराओं और मंशा के खिलाफ ये जो मॉडल कोड लगने के बाद ये इलेक्शन कमीशन का शासन शुरू हो जाता है प्रदेशों में, इस पर रोक लगनी चाहिए। और अमित शाह का ये कहना कि 60 दिन तक वहां पर रहेंगे या कितने दिन भी रहेंगे सेंट्रल फोर्सेस, ये बिल्कुल ही गलत है, संविधान की मान्यताओं के खिलाफ है और देश के गृह मंत्री से हम कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे।